कैसे बना लेगा सरकार? हम लोग का रहते हुए सरकार बना लेगा भाजपा। लालू की ललकार। लालू यादव जी रहें या नहीं रहें, बिहार की जनता डिसीजन ले चुकी है। जोश में बीजेपी फिर एक बार। लालू जी को खुलकर जो आरोप उनके खिलाफ लगे हैं उस पर माफी मांगनी चाहिए और प्रायश्चित करना चाहिए। अब बिहार की बारी। लालू जी आप ऐसे ही संकल्प लेते रहिए, आप जब जब संकल्प लेते हैं भाजपा बढ़ती है। किसकी कितनी तैयारी? नमस्कार, वक्त मुकाबला का है और मैं हूं सिकता देव। आज हम बिहार को लेकर तेज हो रही चुनावी सियासत पर चर्चा करेंगे। दिल्ली के नतीजों के बाद अब सारी नजरें बिहार पर टिकी हैं। महाराष्ट्र और हरियाणा के बाद दिल्ली में जीत से बीजेपी के हौसले बुलंद हैं। दूसरी तरफ विपक्षी गठबंधन की चुनौतियां लगातार बढ़ रही हैं। दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने अलग अलग चुनाव लड़ा। इसके बावजूद एकजुटता के हजार दावे किए जा रहे हैं। उस एकजुटता का टेस्ट अब बिहार में होगा। इन तमाम चुनौतियों के बीच लालू प्रसाद यादव दावा कर रहे हैं कि उनके रहते बीजेपी नहीं जीत सकती। इस बीच जंगल राज का जिन्न भी बाहर निकल आया है। आज हम इन तमाम मसलों पर चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि दिल्ली में हार के बाद इंडिया ब्लॉक का बिहार चैलेंज कितना बड़ा है। आज हमारे साथ दो वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह और रशीद किदवई जुड़ेंगे। साथ ही बीजेपी के प्रवक्ता गुरु प्रकाश, कांग्रेस के प्रवक्ता ज्योति सिंह, आरजेडी के मृत्युंजय तिवारी, जेडीयू से राजीव रंजन होंगे। लेकिन पहले हमारी ये रिपोर्ट। एक और नीतीश बाबू प्रगति यात्रा पर हैं, तो दूसरी ओर लालू यादव के साले सुभाष यादव अपने जीजा की पोल खोलने में लगे हैं। फादर और मदर बोलती है जे सब लूट के बना लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। हम लोग लुटेरा है? कहीं FIR हुआ है क्या? कहीं FIR हुआ है? बताइए आप, मेरे खिलाफ FIR है कहीं? हम लोग अपहरण करते हैं? अपहरण तो वो लोग करवाते थे जिसके माध्यम से करवावे, छुड़वाते वो लोग थे, तो वही लोग ने जवाब देगा। आप क्या है, तो क्या अहमियत है लालू फैमिली में आपकी? कुछ नहीं, जीरो। आपने कहा कि उस समय जब वो करें कि अपहरण करवाते थे, कन्या मार्ग से जो है संचालित होता था चीज, तो भाई उस समय DGP में क्या था? मौगा था। उस समय का DGP क्या था? गृह सचिव क्या था? है? प्रशासन नहीं था? FIR होना चाहिए था ना। तब सुभाष यादव लालू यादव के चहेते हुआ करते थे, लेकिन अब वक्त बदल गया है। इसलिए आरजेडी कह रही है कि सुभाष यादव बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं। जिन लोगों का आज के राजनीतिक दौर में रिलेवेंस नहीं है वही लोग बकवास करते हैं। जो व्यक्ति अपने परिवार का नहीं हुआ, अपने भैगना का नहीं हुआ, अपने जीजाजी का नहीं हुआ, अपनी बहन का नहीं हुआ, बकवास करता है, गाली देता है जो व्यक्ति, वो किसका होगा? और उस पर हम क्यों विश्वास करें जब उनका अपना भाई उनका नहीं हुआ? भाई सुभाष यादव जी को आपने बार बार सदन का सदस्य बनाया, आपके परिवार के सदस्य थे, और उन्होंने वो बात कह दी जिस बात को आप अब झुठला नहीं सकते। बिहार में जो अपहरण उद्योग था वो आपके मुख्यमंत्री रहते हुए मुख्यमंत्री कार्यालय से चलता था, मुख्यमंत्री आवास से चलता था। अब तो लालू जी कम से कम अपने कुकृतों के लिए माफी मांग लें। दरअसल सुभाष यादव उसी जंगल राज की याद दिला रहे हैं जिसे बिहार में एनडीए हर चुनाव में मुद्दा बनाती है। सामाजिक न्याय के नाम पर लालटेन वालों ने बिहार में कितनी अंधेर गर्दी फैलाई। इन लोगों ने बिहार के लोगों को गरीब और अभाव में धकेल दिया, जंगल राज दिया। कभी लालू के खासम खास रहे सुभाष से जंगल राज की खास बात सामने आते ही सत्तारूढ़ गठबंधन ने विपक्ष पर तलवार खींच ली। लालू जी ने कहा था कि हम मेरे रहते अयोध्या में राम मंदिर नहीं बनेगा। उन्होंने रथ रोका था, उस रथ रोकने का क्या हुआ? आज अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो गया। लालू जी आप ऐसे ही संकल्प लेते रहिए, आप जब जब संकल्प लेते हैं भाजपा बढ़ती है।
आपके संकल्प से हमको कहीं ना कहीं आशीर्वाद मिलता है। आप और कड़ा संकल्प लीजिए, भाजपा और बढ़ेगी। सुभाष यादव के खुलासे के बाद अब सफाई की स्थिति भी लालू जी के लिए नहीं बची है। कल तक तो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने का बार बार आह्वान करने वाले लालू जी इस उम्मीद में रहे हैं कि आज नहीं तो कल राजद की सरकार बन जाएगी। वो परिस्थिति पहले भी बिहार में नहीं थी, लेकिन अब राजद के अस्तित्व पर ही संकट है। और मुझे लगता है अब लालू जी को खुलकर जो आरोप उनके खिलाफ लगे हैं उस पर माफी मांगनी चाहिए और प्रायश्चित करना चाहिए। दरअसल दिल्ली चुनाव के नतीजों के बाद बिहार में चुनावी तैयारियां जोर पकड़ने लगी हैं। बीजेपी जीत के दावे कर रही है तो लालू यादव कह रहे हैं कि उनके रहते ये मुमकिन नहीं है। कोई असर नहीं पड़ेगा, भाजपा जाएगा। बोल रही है कि सरकार बनाएंगे एकदम पूर्ण बहुमत के साथ। कैसे बना लेगा सरकार? हम लोग को रहते हुए सरकार बना लेगा भाजपा। भाजपा को लोग जान गए। लालू यादव जी रहें या नहीं रहें, बिहार की जनता डिसीजन ले चुकी है कि एनडीए की सरकार बनेगी। मोदी जी और नीतीश जी के नेतृत्व में विकसित बिहार बनेगा। लालू के दावों के बीच सवाल ये कि विपक्ष कितना तैयार है। दिल्ली चुनाव में इंडिया गठबंधन बिखरा बिखरा नजर आया और एकजुटता के दावे फुस हो गए। हालांकि दिल्ली के नतीजों के बाद एक बार फिर दावे किए जा रहे हैं और नीतीश कुमार पर भी नजर टिका ली गई है। देश भर में जो हमारे साथ हुआ है या फिर जो आज केजरीवाल साहब के साथ हुआ या कांग्रेस के साथ हुआ, कल होते होते बिहार में नीतीश जी के साथ भी होगा। उनकी भी सीट चली जाएगी और भाजपा सत्ता प्राप्त कर लेगी। आरजेडी के साथ होगा, फिर चंद्रबाबू जी के साथ होगा। और भाजपा का यही सपना है कि हर एक रीजनल पार्टी को तोड़ा जाए, मरोड़ा जाए और खत्म किया जाए। उनको जेडीयू और नीतीश कुमार की चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम लोगों का 96 से संबंध है और बिहार में इतना बड़ा परिवर्तन हम लोग किए। चाहे बीजेपी जेडीयू मिल करके ही 2005 में सरकार बनाई और इतने दिनों से काम कर रहे हैं। जो परिवर्तन हुआ ये दोनों नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम सब लोगों ने मिल करके ही वहां बदलाव किया है इतना बड़ा, तो और उनको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। दिलचस्प ये कि बिहार में नीतीश कुमार के बेटे की सियासी एंट्री के कयासों के बीच कांग्रेस ने पोस्टर वॉर शुरू कर दिया है। वैसे सबसे बड़ा सवाल ये कि महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक जीत हासिल कर रही बीजेपी को बिहार में मात देने के लिए विपक्ष कितना तैयार है। तो मुकाबला में हमारे आज के सवाल हैं। दिल्ली में हार के बाद बिहार में विपक्ष की चुनौती कितनी बड़ी है? क्या बिहार चुनाव में इंडिया ब्लॉक की एकजुटता दिखेगी? और क्या दिल्ली हार के बाद इंडिया ब्लॉक बिहार में एनडीए को कड़ी टक्कर दे पाएगा? दिल्ली में जीत के बाद बिहार में बीजेपी जेडीयू को कितनी अहमियत देगी? तो ये वो तमाम सवाल हैं जिस पर चर्चा आज मुकाबला में। शुरुआत में करूंगी आरजेडी और कांग्रेस से। अब मृत्युंजय तिवारी जी, आप जो पिछले राज्यों के चुनावी नतीजे हैं, हाल फिलहाल दिल्ली, उससे पहले हरियाणा, उससे पहले महाराष्ट्र, लगता है वोटर्स को, जनता को डबल इंजन सरकार का फॉर्मूला पसंद आ रहा है। तो बिहार में तैयारी कितनी है आपकी? देखिए, बिहार में इस बार जनता चुनाव लड़ रही है और जनता ने इस बार दिया है ऐलान कि वो नहीं होगी इस डबल इंजन सरकार। और बिहार की जनता जो नौकरी की भरमार करेगी, जो माई बहन मान योजना में 2500 रुपया माताओं बहनों को देगी, जो उद्योग के क्षेत्र में, पर्यटन के क्षेत्र में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में वो काम करेगी। जिस तरह 17 महीने में तेजस्वी जी ने जो विजन दिखा, डिप्टी सीएम रहते हुए उन्होंने नौकरी की भरमार कर दी थी, आप लोग सबको पता। अब जनता बिहार की बीमार बिहार नहीं, एक ऐसा बढ़ता बिहार, दौड़ता बिहार, हंसता बिहार देखना चाहती है। और तेजस्वी जी का संकल्प है कि हम बिहार को देश के मानचित्र पर एक ऐसे विकसित राज्य के रूप में स्थापित करके दिखाएंगे कि एनडीए वालों, जो बीजेपी है, उनको
चलिए, आप कह रहे हैं कि मुद्दों पर आप चुनाव लड़ेंगे और जनता आपके मुद्दों पर भरोसा करती है। ज्योति जी, डबल इंजन वाला फॉर्मूला, जो बात मैंने मृत्युंजय जी से कही थी, डबल इंजन का फॉर्मूला जनता को पसंद आ रहा है और इन चुनावी नतीजे बता रहे हैं। लेकिन आपके जो अपने सहयोगी हैं, चुनावी नतीजे दिल्ली के रहे, उसके बाद चाहे वो उमर अब्दुल्ला हो, उन्होंने कहा और लड़ो, जब रुझान ही आ रहे थे उन्होंने ट्वीट कर कहा और लड़ो आपस में। फिर आदित्य ठाकरे आपको नसीहत दे रहे हैं, इंडिया ब्लॉक में नसीहत दे रहे हैं कि एकजुट होना जरूरी है। तो कुनबा पहले संभालना होगा या मुद्दों पर आप आगे बढ़ जाएंगे? निश्चित तौर पर, क्योंकि ये स्टेट का, बिहार स्टेट की लड़ाई है और जहां हम इस इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं वहां पर हमारे पुराने लायंस के साथ हम लड़ते रहे हैं इलेक्शन भारतीय जनता पार्टी के विरोध में। लेकिन हम लोग जो इस बार चुनाव लड़ेंगे और जो चुनाव के जो मुख्य मुद्दे होंगे, वो मुख्य मुद्दे इसके का केंद्र जो होगा वो नीतीश कुमार होंगे और भारतीय जनता पार्टी का व्यवहार नीतीश कुमार के लिए होगा कि किस तरह से उनका वो आदर करते थे और किस तरह से सम्मान करते थे और किन कामों से अब वो कर रहे हैं। तो बिहार की जनता आप बहुत अच्छी तरह से जानती हैं कि बहुत ही पॉलिटिकल, बहुत ही समझदार है। अगर नीतीश कुमार के लोग और भारतीय जनता पार्टी के लोगों में जो आपस में आदान प्रदान बातों की हुई है, उन बातों पर लोगों का ध्यान जाएगा तो निश्चित तौर पर एनडीए को इस बार जीत नहीं मिलेगी। जैसे कि नीतीश कुमार के आचरण पर ये अभी के जो डिप्टी सीएम बार बार बोलते रहे कि इनका दिमाग खराब हो गया है। अब कौन सी बात हो गई कि उनका दिमाग ठीक हो गया और इतने पैसे उनको देने लगे बिहार को? और बिहार को पैसे कब देने लगे? अभी हमारे यहाँ भागलपुर में प्रधानमंत्री आ रहे हैं। पहले वीक में नीतीश कुमार आए थे और योजनाओं की भरमार बौछार कर दिया। लेकिन मैं समझना चाहता हूं कि इसके पहले जो योजनाओं का उन्होंने जो बात की थी पूरे 5 साल में, उनको दिखाई नहीं दिया। अभी वो बात कर रहे थे कि 6 लाख युवाओं को हम नौकरी देंगे। 6 लाख युवाओं को नौकरी किस आधार पर बोल रहे थे कि वहां पर उद्योग लगेंगे? और आपको सिक्ता जी मैं बताऊं कि 5600 एकड़ जमीन चाहिए वहां बिहार में और बिहार 5 साल में 1500 एकड़ जमीन तक नहीं कर पाई। तो ये लोग बिहार के समझ रहे हैं, ये भ्रष्टाचार के उन चीजों को भी समझेंगे कि पुल एक दिन में 5-5 पुल गिर जाते हैं। ये बताइए, आप आचरण की बात कर रहे हैं मौजूदा रूलिंग पार्टी की और उसके सहयोगियों की, तो आपके जो सहयोगी हैं, आरजेडी के सर्वोच्च नेता हैं, उनके परिवार की तरफ से, सुभाष यादव की तरफ से एक बयान आया है कि जो कुछ होता था, जो डीलिंग होती थी वो एक एनी मार्क से होती थी। तो आचरण पर तो सवाल उनके अपने परिवार वाले भी लगा रहे हैं। तो ऐसे में जनता करेगी क्या? हाँ सिक्ता जी, आपने ठीक बोला। आचरण पर तो हमारे पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक जी भी नरेंद्र मोदी पर आचरण, पूरे भारतीय जनता पार्टी पर एक से एक उन पर आरोप लगाए। भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? आप बताएं ना, सत्यपाल मलिक के पुलवामा से लेकर क्या क्या नहीं बात किया। तो जो सुभाष की बात है, सुभाष यादव जो बात ये कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं, किसके प्रेशर में कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के पास ईडी सीबीआई के कारण सारे लोगों को तोड़ कर ले आते हैं, उनके बयान बदलवा देते हैं, एक से एक भ्रष्टाचारी को लाकर उनको साफ कर देते हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है। मुझे बहुत विश्वास है और बहुत कॉन्फिडेंस है कि निश्चित तौर पर इनको दबाव देकर इनसे बुलाया गया। यादव जी, ज्योति जी, अगर मृत्युंजय जी भी अगर हमारे साथ जुड़ गए हैं तो आप दोनों से सवाल है, किस परिवार से आते हैं सुभाष यादव जी? परिवार में तो गांधी फैमिली में वरुण गांधी भी है, राहुल गांधी भी है। तो आप बोलेंगे वरुण गांधी किस परिवार से आते हैं? जो भारतीय जनता पार्टी में है, जो एक गांधी परिवार से देश की बुनियादी सेकुलरिज्म को, सेकुलरिस्ट फैब्रिक को जिंदा रखना चाहता है, और एक आदमी भारतीय जनता पार्टी में था। मेनका गांधी किस पार्टी में थी? तो वो तो बात करना ठीक नहीं है जो आप एग्जाम्पल दे रहे हैं। बात यहाँ बिहार की होगी और जब बिहार की बात होगी तो मुजफ्फरपुर में महिलाओं के साथ गुरु प्रकाश जी, आप लोग मुंह में बात रख रहे हैं सुभाष यादव की, आप लोग जो कह रहे हैं सुभाष यादव वही कह रहे हैं। नहीं देखिए चिक्ता जी, हमें समझने की आवश्यकता है। अभी लगातार आपने दिल्ली का जिक्र किया, आपने महाराष्ट्र का जिक्र किया, आपने हरियाणा का जिक्र किया, और इंडी अलायंस में जो तथाकथित ग्लू है, और आपने आपके प्रारंभिक उद्बोधन को मैं सुन रहा था, आज एक अस्तित्ववादी संकट, एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस आज पूरा दिख रहा है जो कि इंडी अलायंस के साथियों में। बिहार के संदर्भ की आप बात करिए, बिहार में 2014 के लोकसभा चुनाव, 2019 के लोकसभा चुनाव हो और 2024 के लोकसभा चुनाव हो, भरपूर जनादेश और जन आशीर्वाद बिहार में बीजेपी और जदयू को मिला है। इसके पीछे का कारण क्या है?
और आज सुभाष यादव जी ने उस बात को पुख्ता कर दिया है, उस बात पे मुहर लगा दी है कि जो अपहरण का गोरख धंधा चलता था वो लालू यादव जी के आवाज से चलता था। हम लोग इसके भुक्तभोगी हैं, बिहार के लोग इसके भुक्तभोगी हैं कि जहां अपहरण होता था अगर किसी को ढूंढना है तो लालू जी की आवाज पे चले जाए। तो उन दिनों में क्या बिहार लौटना चाहता है? कतई नहीं लौटना चाहता है। और ये जंगल राज का आरोप हमारे ऊपर लगता है कि हम लोगों ने नाम दिया है, ऐसा हमने नहीं कहा है। ऐसा पटना के उच्च न्यायालय ने कहा है कि बिहार में जंगल राज लालू जी के शासनकाल में था। तो मुझे लगता है कि हमें किसी से प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता नहीं है। वही तो आरजेडी और कांग्रेस कह रही है। सुभाष यादव जी वही कह रहे हैं जो आप उनसे कहलवाना चाहते हैं। नहीं, देखिए ऐसा है कि ऐसा नहीं होता है। सुभाष यादव जी लगातार राष्ट्रीय जनता दल के सांसद भी रहे हैं और विभिन्न पदों में रहे हैं। उनके परिवार से बहुत करीबी व्यक्ति हैं। तो बीजेपी कुछ चाह ले और उनसे बुलवा ले, मुझे लगता है कि ऐसा संभव नहीं है। मैं फिर बताना चाहता हूं, देखिए कुल मिलाकर के सिक्ता जी हम लोग वहीं आ जाते हैं। लालू जी की जब भी बात होती है ना तो फोकस किस पे रहता है? लालू जी के परिवार पे, तेजस्वी पे, तेज प्रताप पे, राबड़ी पे, मीसा पे और अब सुभाष पे। अरे बिहार फोकस में कब आएगा? बिहार की 13 करोड़ पर ये गुरु प्रकाश जी, लालू प्रसाद यादव का ये ताजा बयान कह रहा है कि बीजेपी का चांस नहीं है। वो तो कह रहे हैं जब तक मैं हूं बीजेपी का यहाँ कोई गुंजाइश नहीं बनती है हमारे राज्य में। देखिए 40 में से 32 सांसद भारतीय जनता पार्टी और जदयू के आए हैं। अभी 2020 में जो विधानसभा चुनाव हुए थे वो लालू जी के रहते हुए थे। उसमें बीजेपी और नीतीश कुमार जी की सरकार आई थी। तो मुझे लगता है कि हमें किसी से आश्वासन लेने की आवश्यकता नहीं है। बिहार के लोगों पर ये भी तो हकीकत है, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी पिछले चुनावों में। आरजेडी थी कि नहीं थी? नहीं, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जरूर थी, लेकिन गठबंधन किसका था? बीजेपी और जेडीयू ने मिलकर के चुनाव लड़ा था। नीतीश कुमार जी का नेतृत्व था और बहुमत का आंकड़ा हमने पार किया था। तो मुझे लगता है कि ऐसे थोड़ी ना होता है। लोकतंत्र में फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है, लेकिन फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम की बदौलत बीजेपी, जेडीयू, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान, आप जहां तक सामाजिक समीकरण की बात करें, ट्रैक रिकॉर्ड की बात करें, गवर्नेंस की बात करें, डेवलपमेंट की बात करें, बिहार की जनता ने अपना मन बना लिया। ज्योति जी, मैं आपके पास आऊंगी। पप्पू यादव जो सांसद हैं लोकसभा के, अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चलते हैं सीधे पप्पू यादव के पास। पप्पू यादव जी, सबसे पहला सवाल तो यही, सुभाष यादव पुरानी बातों को याद कर रहे हैं और बता रहे हैं कि जो कुछ डीलिंग थी वो मुख्यमंत्री निवास से होती थी। आप उस वक्त सभी को करीब से जानते थे, आप बता सकते हैं उस वक्त की कहानी? क्योंकि आरजेडी और कांग्रेस तो कह रही है कि बीजेपी की बातें कर रहे हैं सुभाष यादव। अगर आप मुझे सुन सकते हैं पप्पू यादव जी, जो बात सुभाष यादव ने कही है अपने बयान में, पप्पू यादव जी अगर आप सुन सकते हैं, सब कुछ डीलिंग जो होता था सीएम निवास से होता था, एक एनी मार्क से होता था। आप तो तब की कहानी अच्छे से जानते हैं, क्या हुआ करता था? जी प्रणाम जी, मेरी बात सुन रहे हैं आप? जी जी बोलिए जी। मैं आपको बहुत क्लियर बताऊं, मैं तुम में जाने की ज़रूरत नहीं है। 20 साल से एनडीए की भी सरकार है और ये 40 साल पहले 35 साल पहले क्या हुआ और उसमें सब लोग थे। रामविलास जी थे, नीतीश जी थे, जौहर साहब थे, मुलायम सिंह थे, सब लोगों ने मिलकर के सरकार बनाई थी। सभी लोग थे और बीजेपी भी थी। बीजेपी का भी सपोर्ट था। मंडल और कमंडल के लड़ाई में बीजेपी ने मंडलवादी को लात मार दिया। उनको आरक्षण पसंद नहीं, मंडलवादी लोग पसंद नहीं, और केंद्र की सरकार को, बीपी सिंह की सरकार को गिरा दिया और ये लोग निकल गए पूरे के पूरे देश में दंगा फैलाने। और उसके बाद फिर मिल करके सभी लोग सरकार चलाए। बीच में नीतीश कुमार जी का नेचर बिल्कुल डिफरेंट रहा है। लेकिन जब आप इस 25 सालों में देखेंगे, मैं किसी तर्क कुतर्क में नहीं जाऊंगा। पहला सवाल मेरा ये है मैडम आपसे जी, ये जितने पार्टी है सभी लोग बालू माफिया, शराब माफिया, ट्रेन माफिया, गाली माफिया, जमीन माफिया, ये दुनिया में ट्रैक चेंज हुआ, तरीका चेंज हुआ। मंत्री अभी जो सासाराम में एक मंत्री बने हुए हैं बीजेपी में, उन पर आप उठा करके देख लीजिए कि कितना बड़ा बालू माफिया का आरोप है। कौन है, कौन लोग बने हैं, किसके कारण से कांग्रेस के एक एमएलए को तोड़ा तो उसको गिफ्ट मिल गया। और पूरा का पूरा इलाका, आप बड़ा बड़ा शीश महल, कोई पार्टी, आप छोटी पार्टी बड़ी पार्टी को नहीं देखिए, आप जो सपोर्ट जिस पार्टी का लिए हुए हैं बीजेपी का,
या एक चिराग बाबू का, बिहार फर्स्ट चिराग जी हमारे सगे भाई के तरह हैं जी। उनके यहाँ अभी कितना बड़ा बड़ा रेड हुआ, उनके पार्टी के नेता के यहाँ क्या क्या रेड हुआ, क्या क्या मिले, कितने कागजात मिले, आरा में, बक्सर में, सासाराम में, सभी जगह आप उठा करके देख लीजिए, ईडी से लेके सीबीआई सभी तमाम लोगों का। आप बहुत सारे एमएलसी ऐसे हैं जिस पर ईडी सीबीआई का आरोप लगा, विधायक का आरोप लगा। सुशासन बाबू नीतीश कुमार अकेले हो सकते हैं, लेकिन पूरी जो सिस्टम है, जो बलात्कार के केस में इन्वॉल्व होते हैं बड़े बड़े लोग, उससे भी 1 करोड़ रुपया आप लेते हैं। अभी जो आपने जिसको टिकट दिया, चाहे जहां भी टिकट दिया, दोनों पार्टी की बात कर रहे हैं, कोई कोडरमा में टिकट दिया, कोई गया में टिकट दिया। यही तो मुद्दा बना रही है एनडीए, चाहे वो बीजेपी हो। अगर पप्पू यादव जी, क्या जंगल राज मुद्दा नहीं है बिहार के चुनावों में? सुनिए ना मैडम जी। नहीं, मेरी बात सुनिए। बिल्कुल बोलिए। जंगल राज मुद्दे की बात आप करिएगा तो गुजरात में कौन बैठा करके रखे हुआ है लॉरियंस को? दिल्ली सबसे ज्यादा आतंकवादी का इलाका है, पूरा का पूरा मार रहा है, पूरा का पूरा पंजाब में मार रहा है, कह के मार रहा है। तो आप कह रहे हैं ये मुद्दा नहीं है। चलिए कितनी बुरी है, आप उसको चलिए आपने गिना दिए क्या क्या मुद्दे हो सकते हैं। तो सुनिए, बिल्कुल बिल्कुल। मेरा एक और सवाल है जिसका सप्लीमेंट्री सवाल हम आपकी तो सुनिए जी, जल्दी बोलिए जी। मेरी बात तो सुनिए जी। मैं आपसे यह कह रहा हूं, मुद्दा होना चाहिए बिहार का पलायन, मुद्दा होना चाहिए बिहार में पूंजी निवेश क्यों नहीं हुआ, मुद्दा होना चाहिए बाढ़, मुद्दा होना चाहिए किसान, मुद्दा होना चाहिए एमएसपी, मुद्दा होना चाहिए बीपीएससी, छात्र लाठी, बेरोजगारी, मुद्दा होना चाहिए संविदा, पप्पू यादव जी, आप ये लिस्ट गिनवा रहे हैं मुद्दों की, 1 मिनट, आप ये लिस्ट गिनवा रहे हैं, पर ये मुद्दे तभी बाहर आएंगे, जनता तक पहुंचेंगे जब इंडिया ब्लॉक साथ होगा। आप तो लोकसभा चुनावों में खुद भोग ही रहे हैं इंडिया ब्लॉक के साथ लोग क्या हैं। सिकता देव जी, आप मेरे परिवार की तरह हैं, मेरे परिवार की तरह है। मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा, एनडीटीवी को लोग बहुत रेस्पेक्ट दृष्टि से देखते हैं जी, और मैं समझता हूं कि एनडीटीवी पर इतनी हल्की फुल्की बात और हल्के फुल्के लोगों के साथ हम बैठ करके बहुत सारी चीज़ें, मैं समझता हूं कि आप इसको समझने का प्रयास करिए। सिकता देव जी, आप कौन यादव, कौन सिंह, कौन झा क्या बोल दिया भैया, हमाम में सब, चलिए मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, चलिए अन्ना मुझे किसी का नाम लेना, मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि जिसके लिए कान कटाए वही कहे कनकट्टा, कापर करूं सिंगार पिया मोरा अनहर। जी भैया, यदि मेरी बात एक मिनट सुन लिया जाए। ये यदि आप गेंद खेलने लगे, चुनाव जब नजदीक आया, 5 महीना 6 महीना चुनाव आया, क्या मतलब लालू यादव जी का? तब 90 के बाद आज आप लालू यादव जी कहां से लालू यादव हैं? बीच में तेजस्वी जी, नीतीश कुमार जी जब इतने खराब थे तो तेजस्वी जी और नीतीश कुमार जी लालू जी सरकार क्यों बनाए, दोबारा सरकार क्यों बनाए? चलिए, तब तो आप बहुत अच्छा बात करते हैं। और क्यों और आज फिर जब अलग हुए, जब चुनाव की बारी आई और बीजेपी के मुंह से जब निकलता है इस तरह की बातें, यही तो बाप रे बिल्कुल पप्पू जी, यही तो बिहार की राजनीति है। और अभी बिल्कुल पप्पू जी, यही तो बिहार की राजनीति है और अभी सिर्फ इस राजनीति पर बात ही शुरू हुई है। बिल्कुल बात ही शुरू हुई है, बिहार के चुनाव ज्यादा दूर नहीं है और ये सब बातें बार बार होंगी। बहुत शुक्रिया एनडीटीवी से बात करने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। हम लौट रहे हैं अपने पैनलिस्ट के पास। हमने सुना पप्पू यादव को। ज्योति जी, इससे पहले आप गुरु प्रकाश जी का जवाब देना चाह रहे थे, आप पहले आपसे शुरू करते हैं। ज्योति जी, देखिए, मेरा कहना क्या है सिकता जी, कि जब ये बात कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार और बात कर रहे हैं ये जंगल राज की, तो जिस जंगल राज की बात कर रहे हैं, अब जो ये जंगल राज कर रहे हैं वो तो जंगल राज नहीं था, वो तो सामाजिक न्याय की बात हम लोग कर रहे थे और उसको सामाजिक न्याय के आधार पर हमने सरकार बनाई थी। लेकिन जंगल राज पार्ट 2 जो इनका अपने हिसाब से जो ये बना रहे हैं, पार्ट 1 अभी पूरे पिछले साल था और ये पार्ट 2 अब इनका चल रहा है बीजेपी के साथ। जब ये बीजेपी के साथ सरकार बनाए, और मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि बीजेपी अकेले सरकार कब बनाई?
ये तो हमेशा नीतीश कुमार के साथ बन रहकर ही सरकार बनाई, कभी ये अकेले तो सरकार बनाई नहीं। चलिए, राजीव रंजन जी हमारे साथ हैं जेडीयू के। आप कह रहे हैं जब साथ हैं तो जंगल राज याद नहीं आता, जब सामने विपक्ष में आ जाते हैं, आमने सामने आ जाते हैं तो जेडीयू को जंगल राज याद आता। राजीव रंजन जी, आपका जवाब। देखिए, हम एक पॉजिटिव एजेंडे पर बात करते हैं, एक सकारात्मकता अब बिहार की राजनीति की एक बड़ी पहचान है। और पिछले 20 वर्षों का जो सफ़र है नीतीश कुमार जी की अगुवाई में जो भी सरकारें बनी हैं, हम लगातार विकास को लेकर के बातें करते रहे हैं। और पहली बार विमर्श में जब नीतीश कुमार जी सत्ता में आए तो क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस, स्पेशल पैकेज, ये इस तरह के सवाल उभर करके आए। बिहार को ज़्यादा से ज़्यादा उस समय जो भी प्लानिंग कमीशन के उस समय में जो पर कैपिटा डेवलपमेंट को लेकर के जो इन्वेस्टमेंट होता था, उन चीज़ों को लेकर के लगातार नीतीश कुमार जी के कार्यकाल में बातें हुई। ये उस दौर की बात है जिस पर सुभाष यादव की बातों को लेकर के पप्पू जी सीधे तौर पर कुछ कहे ना कहे, ज्योति जी के पास भी कोई जवाब नहीं होगा। लेकिन ये सच है, कोई के साथ जाए न जाए, लेकिन बिहार का वो काला दौर है और उस दौर में लोगों को कठिनाइयाँ हुई हैं। लोमहर्षक नरसंहारों का वो दौर है। वो बंदूकों की नलियाँ निकली होती थी गाड़ियों से, वो स्टेटस सिंबल था राजनेताओं का। तो एक मुश्किल दौर तो वो है। अब हमारा ये कहना है कि हम तो आगे जा रहे हैं। हम लगातार बिहार में नौकरियों को लेकर, रोजगार को लेकर, आधार संरचना को लेकर, घर घर बिजली पहुंचाने को लेकर जो हमने काम किए हैं उसको जनता ने सराहा। हर घर पानी पहुंचाने ये बताइए, मुद्दों की बात कहाँ हो रही है? एनडीए में मुद्दों की बात कहाँ हो रही? जंगल राज की बात हो रही? कहाँ आप लोग कह रहे हैं कि आप नौकरियों पर बात करेंगे? कहाँ आप कह रहे हैं पलायन पर, माइग्रेशन पर बात करेंगे? जंगल राज पर बात हो रही है, उसी से आप लोग टारगेट कर रहे हैं अपने विरोधियों को। आम जनता के लिए तो इससे आगे बढ़कर देखना होगा ना। सिक्ता जी, नहीं, निश्चित तौर पर ये बातें तब कही जाती हैं जब आज के कानून व्यवस्था को लेकर भ्रामक आंकड़े अगर दिए जाए, और ये कहा जाए कि बिहार के कानून व्यवस्था की हालत अच्छी नहीं है, तो फिर हम लोगों को ये जवाब देना पड़ता है कि जो बोल रहा है उसकी साख और उसका जो इतिहास है, जो एक दागदार अतीत है उनका, उन्हें कम से कम ऐसी नसीहत देने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है जिनके दौर में बिहार ने इतनी यात्राएं झेली हैं। मैंने जो बातचीत शुरू की, देखिए बिहार में आज प्रगति यात्रा के दौरान नीतीश कुमार जी बिहार के तमाम जिलों में जा रहे हैं, कस्बों में, टोलों में कार्यक्रम हो रहे हैं। और अभी ज्योति जी ने कहा कि पिछली योजनाओं में क्या हुआ, उन्हें बिहार में सड़कों का जाल नहीं दिख रहा है, महासेतुओं का जाल नहीं दिख रहा है, घर घर बिजली नहीं दिख रही है। ये तो आज़ादी के बाद 5 दशक से ज़्यादा जो बिहार में कांग्रेस का शासन रहा है, और आरजेडी या कमोबेश ये सब मिलकर के काम बाद के दिनों में भी करते रहे। जो कुछ भी बिहार का दिख रहा है ये पिछले 20 वर्षों में ही ये तमाम उपलब्धियां हैं। जिन कमजोर वर्गों की बात ये करते रहे, आज तक कभी भी पंचायती व्यवस्था में अति पिछड़ों के लिए या महिलाओं के लिए आरक्षण करने का लाने का फैसला लालू जी नहीं ले पाए। किया तो नीतीश कुमार जी ने। शराबबंदी जैसा फैसला, लोग बोलते थे ये दुस्साहस है, ये स्टेट एक्सचेकर को प्रॉब्लम होगा, इससे काफ़ी नुकसान होगा, लेकिन वो फैसला नीतीश कुमार जी ने लिया जी। और उस फैसले की वजह से बहुत सारे सवाल उठाने वाले उठाते रहेंगे, लेकिन बिहार के गांव की तस्वीर बदल गई। महिलाएं लंबी हो रही हैं, उनकी प्रतिष्ठा, उनका आत्मसम्मान ये बढ़ा है। और हम ये मानते हैं गुरु प्रकाश जी, जब भी बड़े फैसले होते हैं जी, चलिए आप नीतीश जी की अगुवाई में जेडीयू तो आगे बढ़ रही है, लेकिन क्या बीजेपी में एक क्लैरिटी है कि नीतीश कुमार के चेहरे के बल पर ही चुनाव मैदान में एनडीए उतर रही है? देखिए, निश्चित रूप से सिकता, इसमें कहीं से भी कोई संदेह किसी के मन में नहीं होना चाहिए। 2020 में हमने कहा था जन जन की पुकार, आत्मनिर्भर बिहार, नीतीश जी का नेतृत्व। 2020 में तो नीतीश जी कुछ और बातें कर रहे थे। जी, आपने प्रश्न पूछा तो मुझे उत्तर देने का मौका दीजिएगा, जितना आपने बाकी पैनलिस्टों को दिया था। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस प्रकार हमने 2020 में कहा था जन जन की पुकार, आत्मनिर्भर बिहार, नीतीश कुमार जी का नेतृत्व और नरेंद्र मोदी जी का मार्गदर्शन, और इसी के आधार पे मैं आपको पुनः बोलना चाहता हूं 2014, 19 और 24
उनके लोकसभा चुनाव के आप नतीजों का आकलन करिएगा तो आप इस पे आश्वस्त हो जाइएगा कि बिहार की जनता बीजेपी और जेडीयू के साथ मजबूती के साथ खड़ी है। तेजस्वी यादव कोई भी ऑल्टरनेटिव विजन को प्रस्तुत करने में असफल रहे हैं। आज भी उनके ऊपर जो जंगल राज का बैगेज है, और ये बात मैं सिक्ता बहुत जिम्मेवारी से कह रहा हूं, आज भी उनके ऊपर वो जंगल राज का बैगेज है। उनको जगह जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहना पड़ता है कि हम MY की पार्टी नहीं है, हम A to Z की पार्टी है। ये स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता क्या है? आपको क्लैरिफाई क्यों करना पड़ता है? आज भी 2024-2025 को उनके बयानों को उठा के देख लीजिए, आप पाइएगा वो कह रहे हैं कि MY नहीं है, MY नहीं है, A to Z है। तो जो व्यक्ति, जो पार्टी सिर्फ एक परिवार, एक जाति से आगे नहीं बढ़ पाया है, वो बिहार का नेतृत्व क्या करेगा, ये हमें समझने की आवश्यकता है। बिहार के लोग, उनका जनादेश, उनका आशीर्वाद बीजेपी जेडीयू के विजन, लीडरशिप और ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पे है। पिछले 20 वर्षों में इंफ्रास्ट्रक्चर। मेरा सप्लीमेंट्री क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए। 2020 में नीतीश जी कुछ और कह रहे थे। नहीं, 2020 में हम लोग साथ में चुनाव लड़े थे। 2020 में हम लोगों ने चुनाव साथ में लड़ा था। निश्चित रूप से बीच में कुछ अवरोध आया था कुछ समय के लिए, लेकिन उस अवरोध को दूर कर दिया गया है। नेतृत्व को लेके कोई संकट नहीं है, नेतृत्व को लेके कोई अस्पष्टता नहीं है। बीजेपी, जेडीयू, लोजपा रामविलास, हिंदुस्तान अवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा, ये 5 पार्टियों का गठबंधन आ रहा है और पूर्ण बहुमत से हम अक्टूबर-नवंबर में जैसे दिल्ली की जनता ने अपना आशीर्वाद दिया है, बिहार की जनता अपना आशीर्वाद हमें देने वाली है। जी रामकृपाल जी, बहुत पॉइंटेड मेरा सवाल है कि दिल्ली में जीत के बाद क्या बीजेपी बिहार में जेडीयू को उतनी अहमियत देने वाली है जैसा कि पिछली बार दिया था? देखिए सुक्ता जी, बीजेपी, एक बात तो है कि बिहार में जो भी सफलता असफलता होगी आज की तारीख में, वो नीतीश और मोदी ये रहेगा। चुनाव तक तो नीतीश कुमार आगे रहेंगे, चुनाव के बाद क्या होता है वो अलग की बात है। लेकिन आज की तारीख में ये दो जो चेहरे हैं, ये दो चेहरे बिहार में भारी पड़ेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं एक बात, अगर आप इजाज़त दें तो कांग्रेस से एक सवाल पूछना चाहता हूं। जी। जो कांग्रेस पार्टी से मेरा यही सवाल है कि जिस तरह से कांग्रेस दिल्ली में लड़ी है, ये भूल करके कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, अपने रिवाइवल के लिए, बिहार में क्या कांग्रेस आरजेडी के लिए लड़ेगी या अपने लिए लड़ेगी? मेरा एक बहुत छोटा सा सवाल है कि कांग्रेस बिहार में क्या आरजेडी के लिए जा रही है, अपने रिवाइवल के लिए लड़ेगी? ज्योति जी, आपका जवाब। कांग्रेस पार्टी बिहार के लोगों के लिए लड़ रही है। जो भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार जिस तरह की बातें कर रहे हैं उसके विरोध में कर रही है। तो कांग्रेस पार्टी और आरजेडी जो लड़ेगी वो सासाराम में एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, एक जो दलित है, उनको जो मारपीट हुआ उनके विरोध में लड़ेगी। जो मुजफ्फरपुर में महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ उसके विरोध में लड़ेगी। जो नवादा में दलितों का घर जलाया गया उसके विरोध में लड़ेगी। जितने पुल गिरे हैं वहां पर एक एक दिन में 5-5 उस पर जो भ्रष्टाचार हुए उसके विरोध में लड़ेगी। उसके विरोध में लड़ेगी जो भारतीय जनता पार्टी के डिप्टी सीएम जो बोलते थे, जो पगड़ी बांधे हुए थे, जिसको नीतीश कुमार ने उतरवा दिया और उनको बाल भी कटवा दिया, उस विरोध में लड़ेगी। कि जब बोलते थे हमारे सीएम को कि उनका दिमाग खराब हो गया है, उसके विरोध में लड़ेगी। आप किसी बात करते हैं? इनके आप बात को समझ लीजिए। ज्योति जी एक छोटा सवाल, मेरा सवाल ये था, समझ लीजिए ज्योति जी, एक मेरा सवाल था कि कांग्रेस बिहार में बहुत समय तक एक विकल्प रही है, उसका शासन रहा है। आप विरोध कीजिए लेकिन खुद सत्ता में आने के लिए भी कभी आप लड़ेंगे या नहीं? आप देखिए आप अपने कांग्रेस के समर्थन के लिए भी लड़ेंगे कि नहीं? नहीं, देखिए आप बहुत दुरुस्त सवाल कर रहे हैं, बिल्कुल दुरुस्त सवाल है। कांग्रेस पार्टी पहले भी वहां अकेले सरकार बनाई है। क्या भारतीय जनता पार्टी से आपने पूछा है कि किसके बल पर? आपका जवाब, कांग्रेस का जवाब क्या है? फिर आरजेडी के प्रवक्ता भी जुड़ गए। जी, भारतीय जनता पार्टी से क्या रहना देना भाई? आप सुन लीजिए, हम तो पहले भी सरकार में थे, अभी सिचुएशन अलग है। इस सिचुएशन में हमें आरजेडी के साथ मिलके जो हमारा नेचुरल अलायंस है, सेकुलर अलायंस है, हम मिलकर आरजेडी आपके लिए बिहार में बड़े भाई की भूमिका में रहेगा। इस वक्त यही हकीकत है। कांग्रेस के लिए चित्तरंजन गगन है, प्रवक्ता आरजेडी के जुड़ गए हैं। आपके जुड़ने से पहले चर्चा हो रही थी सुभाष यादव के एक बयान की, जंगल राज का जिक्र छेड़कर उन्होंने एनडीए के हाथ में एक मुद्दा दे दिया
लिया है आप लोगों को अटैक करने का? चितरंजन जी। देखिए सिक्ता जी, यह कोई मुद्दा नहीं दिया गया, यह तो बहुत पहले से एनडीए केवल 2005 से ही इसी जो वह कह रही थी वही ये बोले हैं सुभाष यादव, उसमें कोई नई बात नहीं है। सवाल केवल यह है कि सुभाष यादव को इतने दिनों के बाद उनको याद पड़ा ये सब, और यह सब एक प्रायोजित है, क्योंकि कहीं ना कहीं एनडीए को यह आभास हो गया है कि इस बार बिहार में हमारी दाल गलने वाली नहीं है। बिहार की जनता मन बना चुकी है कि बिहार को एनडीए मुक्त किया जाए, इनके कुशासन से मुक्ति मिले। इसीलिए अब यह तरह तरह के परपंच कर रहे हैं। उसी परपंच के रूप में कहीं कुछ सौदेबाजी हुआ होगा, उनके साथ सुभाष यादव के साथ कुछ लेन देन का मामला तय हुआ होगा। कह रहे हैं कि बेटा लड़ाना है तो कहीं टिकट का मामला होगा या और कोई मामला होगा, लेकिन यह सब बातें पुरानी पड़ चुकी है। अब इसको कोई जैसे बिहार का नौजवान जो है, युवा पीढ़ी जो है, इन बातों को कोई अब नोटिस नहीं ले रहा है। वह बिहार में आज की स्थिति को देख रहा है। नोटिस तो गगन जी आपके सहयोगी, इंडिया ब्लॉक के सहयोगी ले रहे हैं आपकी एकजुटता को लेकर। रशीद किदवई, आप ये पूरा जो चर्चा है आप सुन रहे हैं। बिहार चुनाव में इंडिया ब्लॉक की एकजुटता क्या दिख पाएगी? दिल्ली में इस एकजुटता का क्या हाल हुआ? उसके बाद इंडिया ब्लॉक के जो बाकी सहयोगी हैं उनके रिएक्शंस भी हमने सुने हैं। तो ऐसे में लगता है कि बिहार में एक बार फिर ये सभी साथ आ पाएंगे कि अब एक बार फिर वो पुरानी कहानी होगी कि लोकसभा तक हम एकजुट थे, अब अपना अपना देख लेंगे? एक मिनट रशीद जी से बात कर लेते हैं, उसके बाद आ रहे हैं। स्थिति अलग अलग होती है। बिहार में देखिए कोई ये जो इंडिया अलायंस है इसके पास कोई और विकल्प नहीं है। सिर्फ उन्हें यथार्थ के धरातल पे आकर के थोड़ा पिछली बार कांग्रेस ने जरूरत से ज्यादा उसको सीटें मिल गई और कांग्रेस उन सीटों के में बड़ी तादाद में हार गई। इसकी वजह से जो आरजेडी और तेजस्वी यादव वो मुख्यमंत्री बनने से भी रह गए। तो इस समय जरूरत यह है कि जमीनी स्तर के ऊपर उन्हें मजबूती से काम करने की जरूरत है। लड़े या न लड़े, देखिए अभी मैं रामकृपाल जी की बात सुन रहा था। दरअसल उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, तमिलनाडु और महाराष्ट्र ये बड़े बड़े राज्य हैं जहां पर कांग्रेस का राजनीतिक रूप से जमीन के ऊपर अपने दम पे जीतने की कोई संभावना नहीं है। तो गठबंधन की राजनीति उनको सबसे ज्यादा सूट करती है और व्यवहारिक है, और इसी के लिए जो है वो बिहार में गठबंधन होगा। लेकिन जो रणनीतिकार है वो जो है वो कई बार कांग्रेस को गफलत में रखते हैं। कांग्रेस ने जरूरत से ज्यादा, जैसे मैंने कहा, पिछली बार सीटें मांग ली थी। इस बार भी तालमेल बनना पड़ेगा क्योंकि ये 1 और 1 11 होते हैं। इससे अगर अलग अलग लड़ेंगे तो बिल्कुल एक साफ जो है जो जेडीयू और भाजपा का जो अलायंस है वो आगे बढ़ेगा, और वहां के ऊपर भी देखिए इक्वेशन बदलेंगी क्योंकि अब इस समय नीतीश कुमार और जेडीयू जो है वो भाजपा की दया कृपा के ऊपर है। भाजपा ने उनको मुख्यमंत्री जरूर बनाया, लेकिन हो सकता है कि वो महाराष्ट्र वाली स्थिति हो कि अब अगला चुनाव हो तो उसमें जैसे एकनाथ शिंदे को हटा करके देवेंद्र फडणवीस भाजपा के मुख्यमंत्री बन गए, इस तरीके से बिहार में भी हो। तो तमाम चीजें हैं, लेकिन इंडिया अलायंस के लिए मुश्किल बहुत है, लेकिन असंभव नहीं है। उन्हें कदम ठीक ठीक से करना है, ये नहीं कि हमारी हथेली सूंघ लो, हमारे बाप दादा ने घी खाया था। तो मुश्किल बहुत है, रशीद किदवई कह रहे हैं। चितरंजन गगन जी, आप दिल्ली चुनावों से इंडिया ब्लॉक के लिए सबसे बड़ा सबक क्या रहा है? जी एक बात मैं स्पष्ट कर दूं कि दिल्ली में कोई इंडिया गठबंधन चुनाव नहीं लड़ रहा था। कांग्रेस अलग लड़ रही थी, आप अलग लड़ रहा था। तो सवाल यह है कि बिहार की जहां तक चर्चा है तो बिहार में इंडिया गठबंधन बनने के पहले से महागठबंधन यहाँ पर है। 2020 के विधानसभा चुनाव में जो महागठबंधन बनी थी वह गठबंधन आज भी बरकरार है। इंडिया गठबंधन 2020 के बाद बनी है, इसलिए इंडिया गठबंधन और बिहार के महागठबंधन को आप एक साथ नहीं तोल सकते, एक पैमाने पर उसको नहीं रख सकते हैं। तो बिहार में तो ऑलरेडी 2020 में जो महागठबंधन बना है, बीच में नीतीश जी कुछ दिन के लिए आ गए थे और जो है सो गेस्ट फैकल्टी के रूप में आ गए थे और फिर चले गए। लेकिन महागठबंधन जो 2020 में बना, जिस नेता को नेता मानकर तेजस्वी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा, तेजस्वी जी को अपने मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के रूप में रखकर चुनाव लड़ा, आज भी महागठबंधन बरकरार है। तेजस्वी जी उसके मुखिया हैं, तेजस्वी जी के नेतृत्व में चुनाव होगा। आप कह रहे हैं कि गठबंधन बरकरार है। राजीव रंजन जी, गुरु प्रकाश जी, जी जल्दी से जी एक सवाल करना चाहूंगा। एनडीए में कौन होगा मुख्यमंत्री, यह क्लियर नहीं है, क्योंकि इतना स्पष्ट है कि नीतीश जी अगले मुख्यमंत्री नहीं होने वाले हैं। इसको आप लिख कर रख लीजिए। राजीव रंजन जी जवाब आप देंगे? नीतीश जी नहीं होंगे कह रही है आरजेडी।
देखिए अभी मैंने प्लीज ले लीजिए। रशीद किदवई जी का भी अभी विश्लेषण सुना और चितरंजन गगन जी से तो खैर निसंदेह वो एक राजनीतिक दल के प्रवक्ता हैं, तो फिर उन्हें नीतीश कुमार जी पर प्रहार करना ही होगा। आरजेडी को सुर्खियों में जगह कैसे मिलेगी? नीतीश जी का नाम नहीं लेंगे तो फिर बिहार में किसी राजनेता को मीडिया न तवज्जो देती है न जनता उनको पहचानने का काम करती है। इसीलिए मैं मानता हूं नीतीश कुमार जी की जो अपरिहार्यता है उनका नाम लेना इनकी व्यवस्था है। मैं एक जो जमीनी सच्चाई है, पिछले 2 दशक नीतीश कुमार जी जिस अलायंस के नेता रहे उस अलायंस को जनता ने आंख मूंद कर इसलिए आशीर्वाद दिया कि उन्होंने कभी भ्रष्टाचार से समझौता नहीं किया, परिवार के किसी सदस्य के राजनीतिक हितों के लिए कोई राजनीतिक समझौता नहीं किया। उन्होंने अगर कभी कोई राजनीतिक फैसला लिया तो निसंदेह वो राज्य हित में लेकर, राज्य हित में उसको देखती है जनता, और ये बार बार के जनादेश ने स्पष्ट किया कि उनके हर फैसले के साथ जनता दिखी है। अब आज की जमीनी सच्चाई है, अगर ये बिखर गए तो एक एक सीट पर तरसेंगे और मिलकर लड़े तो 20 सीटें अधिकतम, इसलिए कि हमारा लक्ष्य 243 सदस्यों की विधानसभा में चलिए 225 सीटें हासिल करने का है। ये सुविचारित लक्ष्य है। एक एक विधानसभा क्षेत्र का आकलन हमने किया है। लगातार हर जिले में प्रमंडल आकलन हो चुका है, लक्ष्य तय हो चुका है एनडीए का। चितरंजन जी कार्यक्रम हो रहा है। चितरंजन जी सिकता जी सवाल यह है कि मेरे बारे में कह रहे थे कि वास्तव में मजबूरी राजीव जी के लिए है कि चूंकि जैसे उनको कहना मजबूरी है, लेकिन जो आप तटस्थ किसी से भी आप पूछ लीजिए तो आज जो स्थिति नीतीश जी की हो गई है, किसी आम सभा में वे बोल नहीं पाते हैं, उनके अगल बगल में कुछ लोग घिरे हुए रहते हैं, उनको तो प्रगति यात्रा पर निकले हुए हैं चितरंजन जी, वो तो यात्रा कर रहे हैं जिले जिले की। नहीं, यात्रा जनता के बीच में ही है, लगातार जनता के बीच में है। बिहार में किसी भी नेता को लगातार जनता के बीच में राजीव जी सुन लेते हैं, केवल नीतीश कुमार जी एक ऐसे नेता है राजीव जी सुन लेते हैं, लगातार जनता के बीच। और अब यह कह रहे हैं कि जनता उनको एक्सेप्ट कर रही थी। अगर जनता का यही एक्सेप्टेंस रहता तो कभी 100 से ऊपर रहने वाली जनता दल यू आ गई थी 72 पर और आज आ गई 43 पर। अब भी अगर वही सिंबल तो हमारे तो लालू जी तो जो है सो 1995 में जो है सो कोई उनके सामने टिका ही नहीं। अब कांग्रेस तो जो है सो अपराजय रहा इसी बिहार में। इसलिए अब कल क्या हुआ सो छोड़िए, आज क्या स्थिति है। आज लोग तेजस्वी जी पर भरोसा कर रहा है। तेजस्वी जी को 17 साल का जो कार्य, चलिए आपके पास नाम तय है, चेहरा तय है, ये कह रही है आरजेडी, लेकिन गुरु प्रकाश जी महागठबंधन ये कह रहा है कि ज्यादा उत्साहित एनडीए ना हो, हम सब साथ साथ हैं। नहीं देखिए सिकता, उनका कहना काम है ये, और उनके काम के प्रति मैं कोई प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा करना चाहता हूं, लेकिन बिहार की जनता ने पहले भी कहा और इस बार भी कहेगी। लेकिन पूरे डिबेट में मैं देख रहा था और कितना दुखद है, हम लोग लगातार कहने की विजन क्या है, हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, जॉब्स की बात करते हैं, लेकिन कुल मिलाकर के वो चाहे आरजेडी हो या कांग्रेस हो, लालू जी का परिवार, मैं अपनी बात पे पुनः वापस लौटता हूं, आज भी एक परिवार से आगे, कुल मिलाकर के घूम फिर के एक परिवार। तेजस्वी हमारे नेता हैं। अरे भाई तेजस्वी से काबिल कोई है ही नहीं क्या? तेजस्वी ने ऐसा क्या किया है? तेजस्वी में ऐसी क्या प्रतिभा है? नीतीश कुमार जी के पास 25 वर्षों का ट्रैक रिकॉर्ड है, गुड गवर्नेंस का रिकॉर्ड है, न जाने कितने बार उनको बेस्ट सीएम का अवार्ड मिल चुका है। तेजस्वी यादव कहां खड़े होते हैं? तो कम से कम बिहार के लोगों को मूर्ख बनाना बंद करिए आप। आपने क्लीन गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस, इफेक्टिव गवर्नेंस का फॉर्मूला नीतीश कुमार जी और बीजेपी और जेडीयू गठबंधन से सीखा है, आप पुनः उस पर लौटिए जानबूझ करके। तो मुकाबले के लिए आप तैयार हैं? बिहार में लगता है दोनों खेमे बिल्कुल तैयार हैं अपने अपने आंकलन के साथ, लेकिन सबसे बड़ा सवाल इस वक्त यही बना हुआ है कि पिछले 3 राज्यों के चुनावी नतीजों के बाद इंडिया ब्लॉक के लिए बिहार चैलेंज किस तरह से आगे का राह दिखाएगा। आप सभी का शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लौट रहे मुकाबला में इस छोटे से ब्रेक के बाद।